आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 14 त्रिविमीय ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस चैप्टर का आरबीसी बोर्ड एग्जाम में जो अंक बार रहता है वो आपके 7 नंबर का चैप्टर है ये, और इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन 6 नंबर का पूछा जाता है। विद्यार्थियों, इसके एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। देखो से है कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात 2 -1 2 है तो इसकी दिक् को यह ज्ञात करो। तो देखो बच्चों, तो मान लेते हैं, माना ये मैंने मान लिया a 2 -1 -2, ठीक है, रेखा के दिक् अनुपात। तब स्थिति सदिश क्या हो जाएगा मूल बिंदु के सापेक्ष इसका। तब स्थिति सदिश ओ ए सदिश बराबर आ जाएगा आपके पास √2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, तथा ओ ए का मापांक आ जाएगा आपके पास रूट में 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ओ ए सदिश बराबर आ जाएगा आपके पास 4 + 1 + 4। ओ ए सदिश बराबर मापांक में √9 और मापांक ओ ए सदिश क्या आ जाएगा आपके पास 3। अब मान लेते हैं, माना ओ ए सदिश को आपने मान लिया ए सदिश। तब अगर मैं मापांक ऑफ ए निकालूं, ए कैप निकालूं, ए कैप क्या हो जाएगा इसका ओ ए सदिश अपॉन मापांक ऑफ ओ ए। यहां से ए कैप इक्वल टू आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 3। ए कैप बराबर आ जाएगा 2/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप माइनस 2/3 k कैप। तब रेखा के दिक् अनुपात होंगे वो क्या हो जाएंगे, तब रेखा के दिक् कोसाइन, तो यहाँ से जो दिक् कोसाइन होंगे वो क्या हो जाएंगे 2/3 माइनस 1/3 माइनस 2/3। अब मतलब यहाँ पर आपको देखो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपको किसी भी रेखा के दिक् कोसाइन निकालना है या किसी सदिश के दिक् कोसाइन निकालना है तो आपको करना क्या है कि उस सदिश का मापांक निकालना, मतलब सॉरी उस सदिश का इकाई मात्रक सदिश निकालना ए कैप। तो मात्रक सदिश निकालने के बाद आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक होते हैं वो क्या हो जाएंगे इसके दिक् कोसाइन, और दिक् अनुपात आपको दिए होते हैं। तो इसको अच्छे से नोट कर लें कि सिद्ध करो कि बिंदु ए बी तथा सी सरें है। तो देखो बच्चों किस प्रकार से करेंगे, आपको बिंदु दिया हुआ है, बिंदु ए आपको दिया हुआ है 2 3 4 और बी आपको दिया हुआ है -1 2 -3 और सी आपको दिया हुआ है -4 1 -10। तब मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश तो देखो बच्चों, किसी भी बिंदु का अगर आप मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश निकाल दो, यहाँ पर देखो ओ ए निकालोगे तो यहाँ देखो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 0। ए बिंदु आपका यहाँ क्या है 2 3 4, आप निकाल क्या रहे हो ओ ए। ओ ए निकाल रहे हो तो यहाँ देखो अंतिम बिंदु क्या है ए, प्रारंभिक बिंदु क्या है ओ। तो अंतिम बिंदु में से क्या करोगे प्रारंभिक बिंदु माइनस करोगे, तो इस स्थिति में आपको क्या प्राप्त होगा ओ ए सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अंतिम बिंदु ए है, ए में से माइनस कर रहे हो ओ आ जाए, 2 - 0 2 i कैप प्लस 3 - 0 3 j कैप प्लस 4 - 0 4 k कैप। इसी प्रकार से ओ बी क्या आ जाएगा आपका -i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, और ओ सी क्या आ जाएगा -4i कैप प्लस j कैप माइनस 10 k कैप। ठीक है, अब यह आपके पास स्थिति सदिश आ गई। अब रेखा AB का समीकरण, अगर यहां से हम AB का समीकरण निकालेंगे तो AB वेक्टर क्या हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ मूल बिंदु और A को लिया था, यहाँ ले रहे हैं AB सदिश बराबर क्या हो जाएगा OB सदिश माइनस OA सदिश, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। तो यहाँ से AB इक्वल टू आ जाएगा आपके पास OB क्या आपके पास -i कैप
प्लस 2j माइनस 3k माइनस ओ ए क्या है 2ik प्लस 3j प्लस 4k। इसको जब हल करोगे तो ए बी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा माइनस का आई और माइनस 2ik कितना हो जाएंगे माइनस 3ik प्लस का 2j और माइनस का 3j माइनस j माइनस 3k और माइनस 4k माइनस का 7k। अतः रेखा AB के दिक् अनुपात AB के दिक् अनुपात क्या आ जाएंगे आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणा के वही होंगे -3 -1 और -7। इसी प्रकार अगर हम निकालें रेखा BC, इसी प्रकार BC का समीकरण निकालें तो क्या आएगा OC माइनस OB। तो BC वेक्टर इक्वल टू OC क्या है आपके पास -4ik प्लस j माइनस 10k माइनस OB क्या है -ik प्लस 2j माइनस 3k। इसको हल करोगे तो BC वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा माइनस ये हो जाएगा माइनस का 3ik और माइनस का j और माइनस का 7k। अतः रेखा BC के दिक् अनुपात क्या आएंगे BC के दिक् अनुपात वो आपके पास आ जाएंगे -3 -1 -7। अब यहाँ देखो रेखा AB और रेखा BC दोनों के दिक् अनुपात क्या आ रहे हैं समान आ रहे हैं। तो दोनों के दिक् अनुपात समान है तो बिंदु ABC क्या होंगे सरेख होंगे। स्पष्ट है कि रेखा AB तथा BC के दिक् अनुपात समान है तथा एक तो देखो दिक् अनुपात समान है और एक देखो AB और BC में B बिंदु उभयनिष्ठ है तथा बिंदु B उभयनिष्ठ है। B बिंदु उभयनिष्ठ है इसलिए AB तथा C क्या है सरेख। यहाँ पर देखो B बिंदु उभयनिष्ठ है तो ये B बीच में आएगा, इधर A आ जाएगा, ये AB रेखा बन जाएगी, इधर C आ जाएगी, ये BC रेखा बन जाएगी। इसको आप अच्छे से नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु -2 -4 और -5 से जाती है तथा इस रेखा के समांतर है। तो देखो बच्चों किस प्रकार से होगा ये, मान लेते हैं माना रेखा बिंदु x1 y1 और z1 से जाती है, z1 से गुजरती है तथा दिक् अनुपात ABC है। तब रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, तब रेखा का समीकरण x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, यही होगा। प्रश्नानुसार रेखा है जो वो कहां से गुजर रही है, प्रश्नानुसार रेखा बिंदु -2 -4 और -5 से गुजरती है, तथा रेखा x प्लस 3/3 इक्वल टू y माइनस 4/5 इक्वल टू z प्लस 8/6 के समांतर है। अब देखो बच्चा, जो इस बिंदु से रेखा गुजर रही है, जो हमें रेखा कार्तीय रूप समीकरण ज्ञात करना है, वो इस रेखा के समांतर है। तो इस रेखा का जो समांतर सदिश होगा वो क्या होगा 3ik 5j प्लस 6k। अब जो रेखा हमें ज्ञात करनी है वो भी इसके समांतर है, तो इस रेखा का जो समांतर सदिश होगा वो भी क्या होगा, यही होगा। और इस रेखा के दिक् अनुपात क्या है 3, 5 और 6। तो हमारे पास जो ये रेखा होगी इसके भी दिक् अनुपात क्या होंगे
3 5 6। तो इसलिए रेखा के दिक् अनुपात क्या देंगे, रेखा के दिक् अनुपात 3 5 6 तथा रेखा का कार्तीय समीकरण होगा वो क्या देगा, रेखा का कार्तीय समीकरण वो आपके पास आ जाएगा x माइनस x1। x1 क्या है, माइनस का 2 अपॉन ए यहाँ क्या है 3 इक्वल टू y माइनस y1 क्या है -4 अपॉन b z माइनस z1 -5 अपॉन c। इसको आगे हल करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2/3 y प्लस 4/5 z प्लस 5/6। ये जो आपके पास समीकरण आया वो क्या है, इस बिंदु से गुजरने वाली और इस रेखा के समांतर रेखा का कार्तीय रूप समीकरण। इसको आप अच्छे से नोट कर ले। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 1 2 और -4 से जाने वाली और इन दोनों रेखाओं पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना है। आपको बिंदु दिया हुआ है और रेखाओं के समीकरण दिया हुआ है, इन दोनों रेखाओं के लंबवत होनी चाहिए और इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। मान लेते हैं एक बार के लिए यहाँ पे बिंदु आपको ये दिया हुआ ए इस प्रकार से 1 2 -4, ठीक है, और ये आपको इस बिंदु से जाने वाली और इन दोनों रेखाओं के समांतर, यहाँ पर मान लो ये दोनों रेखाएं हैं, ये आपकी रेखा फर्स्ट है और ये रेखा आपकी क्या है सेकंड। आपको करना है क्या है, इस बिंदु से गुजरने वाली इस प्रकार से और इन दोनों रेखाओं के लंबवत, तो ये देखो इस प्रकार इस रेखा का समीकरण निकालना है। इस बिंदु से गुजरने वाली और इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण निकालना है, ठीक है। तो देखो बच्चों किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ आपको माना तो दिया गया बिंदु ये आप मान लीजिए 1 2 -4 तथा रेखाओं के समीकरण आपको दिए हुए x माइनस 8/3 इक्वल टू y प्लस 19/-16 इक्वल टू z माइनस 10/7। इसको दे दो आप समीकरण एक दी हुई है x माइनस 15/3 y माइनस 29/8 z माइनस 5/-5 समीकरण 2, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां से रेखा 1 तथा 2 के समांतर सदिश, रेखा 1 और रेखा 2 के अगर मैं समांतर सदिश की बात, समांतर सदिश माना b तथा d है, तब b सदिश क्या होगा, इस रेखा a का समांतर सदिश क्या होगा, ये होगा 3i माइनस 16j और प्लस का 7k। ये लिख दो आप थ्री आई केप माइनस 16j प्लस 7k। कार्ड के रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, जिस बिंदु से रेखा गुजरती है वो तो यहाँ पर आते हैं x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और नीचे जो होता है रेखा के दिक् अनुपात, उन दिक् अनुपातों से जो सदिश समीकरण बनता है वो क्या होता है, उस रेखा की समांतर सदिश का समीकरण। तो b सदिश हो गया और इसका समांतर सदिश d रेखा 2 का, वो क्या हो जाएगा आपके पास 3i प्लस 8j माइनस 5k। अब यहां से मैं अगर b क्रॉस d निकालूं, इन दोनों सदिशों का सदिश गुणन करूं i j और k, ये 3 माइनस 16 7 3 8 माइनस 5, ठीक। अब देखो ये निकालेंगे तो b क्रॉस d आपके पास क्या आ जाएगा, i में आ जाएगा, ये जाएगा, ये माइनस 16 को माइनस 5 से किया तो 80 माइनस 56 i, फिर प्लस ये यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति 3 को इससे किया तो -15 और ये माइनस का 21 और ये j, ठीक है, प्लस
के केप के गुणांक में क्या आएगा, ये स्तंभ ये पंक्ति, ये हो जाएगा 24 और प्लस 50 के केप। ठीक है, अब बी क्रॉस डी को पूरा हल करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 80 माइनस 56 करोगे तो यहाँ पर 24 आई केप माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस का 36 जे केप और प्लस का 72 के केप। ठीक है, इसको और हल करोगे तो बी क्रॉस डी हमारे पास आ जाएगा 24 आई केप प्लस 36 जे केप और प्लस का 72 के केप। अब देखो बच्चों, मान लेता हूं मैं, माना बी क्रॉस डी इक्वल टू मान लिया मैंने ई सदिश मान लिया, तब ई सदिश हमारे पास क्या है, ई वेक्टर इक्वल टू है 24 आई केप प्लस 36 जे केप और प्लस का 72 के केप। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमें जिस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो बिंदु इस बिंदु से गुजरने वाली है और इन दोनों रेखाओं पर क्या है, लंब है। मतलब यहां पर अगर मान लो ये आपका बिंदु है और ये आपकी दोनों रेखाएं हैं, तो आपको इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो इस बिंदु से गुजर रही है और इन दोनों रेखाओं पर क्या है, लंब है। आपने देखो इस रेखा का समांतर सदिश क्या लिया, बी, और इस रेखा का समांतर सदिश क्या लिया, डी। तो समांतर सदिश ये बी क्रॉस डी क्या है, तो सदिश गुणन की परिभाषा से हम क्या कह सकते हैं कि जो सदिश ई है आपका वो क्या है, इस बी और डी दोनों का क्या है, लंबवत है। तो हम ये कह सकते हैं सदिश गुणन की परिभाषा से, सदिश गुणन की परिभाषा से सदिश से सदिश ई सदिशों बी तथा डी के क्या है, लंबवत है। तब ई सदिश बिंदु 1, 2 और -4 से गुजरने वाली रेखा के भी क्या होगा, रेखा के भी समांतर होगा, समांतर सदिश होगा। इसलिए अभिष्ट रेखा का समीकरण, अभिष्ट रेखा का समीकरण, तो रेखा का जो समीकरण आएगा वो क्या आ जाएगा, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यहाँ x माइनस x1 आपका क्या है, 1 अपॉन a क्या है, ये रहा आपका 24 इक्वल टू y माइनस y1 क्या आपका 2 और b क्या है 36, z माइनस z1 क्या है माइनस का 4, c वोट। इसको हल करोगे तो x माइनस 1 बट्टा 24, y माइनस 2 बट्टा 36, z प्लस 4 बट्टा 2। तो ये जो हमारे पास रेखा का समीकरण आया वो कौन सा है, बिंदु 1, 2 और -4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है और इन दोनों रेखाओं के लंबवत रेखा का समीकरण है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि रेखाएं r वेक्टर इक्वल टू आई केप प्लस जे केप माइनस के केप प्लस लैम्बडा 3 आई केप माइनस जे केप, एक रेखा ये दी हुई है और एक रेखा ये दी हुई है, ये दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी लिखिए। तो देखो बच्चों किस प्रकार से हल होगा, आपको दिया गया है r वेक्टर इक्वल टू आई केप प्लस जे केप माइनस के केप, इसको एक बार एक समीकरण दे देना, और प्लस लैम्बडा को अंदर गुणा करूंगा तो 3 लैम्बडा आई केप माइनस लैम्बडा जे केप। इसको और हल करेंगे तो आई केप यहाँ से क्या आ जाएगा 3 लैम्बडा प्लस 1 आई केप, ये आई केप वाले हो जाएंगे, प्लस 1 माइनस लैम्बडा जे केप और माइनस का के केप। मतलब यहाँ पर आपने क्या किया है कि आई केप, इन दोनों में से आई केप कॉमन ले लिया, इन दोनों में से जे केप कॉमन ले लिया और ये माइनस का के केप। ठीक है, ये हो गया। अब माना
रेखा 1 पर कोई बिंदु P है, तब उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? तब उसके निर्देशांक ये हो जाएंगे आप 3 लैम्बडा प्लस 1, 1 माइनस लैम्बडा और माइनस का 1। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी रेखा का समीकरण आपको क्या दिया? आर वेक्टर इक्वल टू 4i कैप माइनस के कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3k कैप। इसको हल करोगे तो आर वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से देखो ये 4 है, आई कैप माइनस के कैप, म्यू को अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू आई कैप और प्लस में 3 म्यू के कैप। आर वेक्टर इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 4 प्लस 2 म्यू आई कैप, और जे कैप है नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जे कैप 0 रहेगा और के कैप क्या है? प्लस में -1 प्लस 3 म्यू के कैप। अब माना इसको रेखा समीकरण 2 देते हैं। माना रेखा 2 पर कोई बिंदु Q है, तब उसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे? उसके निर्देशांक Q ये हो जाएंगे आपके 4 प्लस 2 म्यू 0 और माइनस 3 म्यू माइनस 1। ठीक है, अब देखो आपके पास रेखा 1 ये है, रेखा 2 ये है, और रेखा 1 के निर्देशांक ये है, रेखा 2 के निर्देशांक ये है। कोई भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेगी? जब उन दोनों रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। इसी प्रकार से प्रतिच्छेद करेगी तो ये बिंदु क्या होगा? इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर रेखा 1 व रेखा 2 प्रतिच्छेद कब करेगी? जब बिंदु P व Q में, बिंदु P तथा Q दोनों क्या हो? संपाती हो। तो यहाँ पर लिख देंगे रेखा फर्स्ट व 2 प्रतिच्छेद करेगी यदि बिंदु P तथा Q लैम्बडा तथा म्यू के विशिष्ट मान के लिए क्या हो? विशिष्ट मान के लिए संपाती हो। ये संपाती हो, तब यहां से देखो 3 लैम्बडा प्लस 1 किसके इक्वल होगा? 4 प्लस 2 म्यू, समीकरण नंबर 3। और 1 माइनस लैम्बडा किसके बराबर होगा? 0, समीकरण 4। और -1 बराबर हो जाएगा 3 म्यू माइनस 1, समीकरण 5। अब यहाँ आपके पास देखो 3 समीकरण आ गए। कोई भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद कब करेगी? जब उन दोनों के जो भी बिंदु है उन दोनों बिंदुओं में कुछ बिंदु उभयनिष्ठ हो, मतलब एक बिंदु उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर हमने इन दोनों बिंदुओं, जैसे बिंदु P के निर्देशांक और बिंदु Q के निर्देशांक, तो P और Q में लैम्बडा और म्यू के विशिष्ट मान के लिए क्या होंगे? बराबर होंगे, तब ये प्रतिच्छेद करेगी। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है कि इन दोनों समीकरणों, तीनों समीकरणों में से किन्हीं दो समीकरणों को हल करके लैम्बडा और म्यू का मान निकालना है। तो देखो समीकरण 4 से लैम्बडा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। समीकरण 4 से लैम्बडा का मान क्या आ गया? 1। और समीकरण 5 से अगर मैं म्यू का मान निकालूं तो देखो -1 और ये रहेगा +1 इक्वल टू 3 म्यू। यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या आएगा? 0। अब जिन दो समीकरणों को हल करके आपने लैम्बडा और म्यू के मान निकाले, देखो आपने समीकरण 4 और 5 को हल करके किसके मान निकाले? लैम्बडा और म्यू के। तो इन दोनों समीकरणों को छोड़ के जो आपके पास शेष समीकरण बचती है, उन दोनों समीकरणों में लैम्बडा और म्यू के मान रखने हैं, और अगर वे मान उस समीकरण को संतुष्ट करते हैं
तो इस स्थिति में आप क्या कहोगे कि ये दोनों रेखाएं क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और अगर संतुष्ट नहीं करते हैं तो प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो यहां से लैम्बडा और म्यू के मान उठा के आप कहाँ रखोगे, लैम्बडा तथा म्यू के मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखोगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 लैम्बडा, समीकरण 3 ये आपकी 3 लैम्बडा प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू। अब यहाँ मान रख दो लैम्बडा और म्यू के, 3 लैम्बडा का मान क्या 1, तो ये रख दिया 1 प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 2 म्यू का मान क्या 0। तो यहाँ से इसको हल करोगे देखो 4 बराबर 4, तो देखो दोनों मान बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, LHS बराबर RHS आ रहा है। तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि ये जो समीकरण 3 को संतुष्ट कर रही, अतः दोनों रेखाएं परस्पर क्या करेगी, परस्पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ आपको ये लाइन लिखनी होती है कि लैम्बडा और म्यू के मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 को संतुष्ट करती है, इसलिए स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेगी। अब प्रतिच्छेद बिंदु के लिए, अब प्रतिच्छेद बिंदु के लिए प्रतिच्छेद बिंदु के लिए लैम्बडा तथा म्यू के मान आप कहाँ रखोगे, म्यू के मान बिंदु P या Q के निर्देशांकों में रखने पर, आप चाहो तो P वाले निर्देशांक में लैम्बडा का मान रख दो, या तो या Q वाले में इसका मान रख दो। देखो अगर मैं इसमें रखता हूँ P वाले में, तो P यहाँ 3 और लैम्बडा का मान क्या हमारे पास 1 प्लस 1 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। इसको हल करोगे तो यहाँ से P के निर्देशांक क्या आएंगे, तो ये हो जाएगा 4 0 माइनस 1। और अगर मैं Q वाले में रखता हूँ तो Q ये हो जाएगा 4 प्लस 2 ये 0 और प्लस सॉरी अगला है 0, यहाँ रखोगे 3 0 माइनस 1। इसको जब हल करोगे तो भी क्या आएगा, Q 4 0 माइनस 1। यहाँ Q का भी ये आ रहा है, P का भी ये आ रहा है, मतलब P और Q में ये बिंदु बेनिष्ठ है नहीं है। इस स्थिति से ये क्या क्लियर हो जाता है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेगी। अब इसको एक बार ध्यान से वापस समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो बच्चों, जब भी आपको रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं, यहाँ पर देखो ये सदिश रूप में रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं, आपको कार्य के रूप में भी दे सकता है। तो कार्य के रूप में जब आपको दिए हुए हैं तो आप क्या कर लो, उनको सदिश रूप में चेंज कर सकते हो। कार्य के रूप में रेखाओं के समीकरण दिए हुए तो सदिश रूप में चेंज करोगे, कैसे करोगे, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर z माइनस z1 अपॉन c रेखा का समीकरण होता है कार्य के रूप में। तो जो x1 y1 z1 होंगे वो तो क्या हो जाएगा आपके, इस जिस बिंदु से रेखा गुजर रही है, मतलब यहाँ पर जो सदिश बनेगा वो हो जाएगा। और ध्यान, लैम्बडा के जो गुणन में, किसी भी अदिश राशि के गुणन में जो आएगा वो क्या होता है, इस रेखा का समांतर सदिश। तो यहाँ इस रेखा का समांतर सदिश ये है, और कार्य के रूप में रेखा का समांतर सदिश कैसे निकालते हैं, जो उसके नीचे दिक् अनुपात दिए हुए, उन दिक् अनुपातों से जो समीकरण बनेगा वो क्या हो जाएगा, उस रेखा का समांतर सदिश। तो किसी भी रेखा का कार्य रूप दिया हुआ तो आप उसको सदिश रूप में चेंज कर लोगे। फिर आपको क्या करना है कि इन दोनों रेखाओं को सरल करके आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांकों को अलग अलग करना है, और मान लेना है कि रेखा पर कोई बिंदु है और उस बिंदु के निर्देशांक लिखना है। इसी प्रकार से दूसरी रेखा में करना है। फिर आपको क्या है कि आपको सिद्ध करना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। अब आप ये जानते हो कि अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी तो कोई ना कोई बिंदु इसमें उभयनिष्ठ होगा, और वो उभयनिष्ठ है तो बिंदु P और Q, अब यहाँ पर हमने बिंदु P लिया और एक Q लिया, तो यहाँ देखो बिंदु P और Q में उभयनिष्ठ होंगे। तो इस स्थिति में बिंदु P के निर्देशांक में लैम्बडा है और इसमें म्यू है, तो लैम्बडा और म्यू किसी एक निश्चित मान के लिए या किसी विशिष्ट मान के लिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो उभयनिष्ठ होगा। तो यहाँ पर इनको बराबर करके तुलना करनी है। यहाँ आपको 3 समीकरण बनेगी, इन 3 समीकरणों में से किन्हीं भी 2 समीकरणों को हल करना है और लैम्बडा और म्यू के मान निकालने, और वो मान उस समीकरण में रखने हैं जिस समीकरण को आपने लैम्बडा और म्यू का मान निकालने में काम में नहीं लिया, और उसमें रखने पर अगर वो समीकरण संतुष्ट होती है तब तो आप क्या कहोगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, और अगर संतुष्ट नहीं होती है तो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करेगी। और ये यहाँ पर देखो हमने रखा संतुष्ट कर रही है। फिर आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हो तो आप या तो लैम्बडा का मान इसमें रख दो या म्यू का मान इसमें रख दो।
तो ये आपके सिद्ध हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर ले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल के समीकरण को अभिलंब रूप में परिवर्तित करना है और इसकी मूल बिंदु से लंब दूरी ज्ञात करनी है और अभिलंब की दिक् वजह भी ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समतल का समीकरण का जो अभिलंब रूप समीकरण होता है वो क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, जहां पी क्या होती है, मूल बिंदु से लंब दूरी, और एन कैप क्या होता है, जो आपको यहाँ सदिश दिया हुआ उसका मात्रक सदिश। यहाँ आपको ये दिया हुआ आर डॉट एन सदिश दिया हुआ, ठीक है, न कि कैप में, क्योंकि इसको आपको चेंज करना है अभिलंब रूप में। तो समतल का समीकरण आपको क्या दिया हुआ है, समतल का समीकरण दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इक्वल टू 5। इसको दे दो आप समीकरण 1। यहाँ एन सदिश आपके पास क्या है, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। तो तब एन कैप इक्वल टू एन सदिश मापांक निकालोगे तो ये क्या आएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप, तब एन सदिश का मापांक निकालोगे तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसको हल करोगे तो एन सदिश इक्वल टू मापांक में आ जाएगा ये 9 प्लस 16 प्लस 144, ये हो जाएगा मापांक ऑफ एन सदिश इक्वल टू रूट 169 और मापांक ऑफ एन सदिश इक्वल टू 13। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में का भाग देने पर या 13 का भाग देने पर, भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा, आर डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप अपॉन 13 इक्वल टू हो जाएगा 5/13। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, आर वेक्टर डॉट 3/13 i कैप माइनस 4/13 j कैप प्लस 12/13 k कैप इक्वल टू 5/13। अब ये जो उपरोक्त समीकरण है ये क्या है, उपरोक्त समीकरण समतल की अभिलंब रूप समीकरण है, समतल की अभिलंब रूप समीकरण है। तब इसकी मूल बिंदु से दूरी p इक्वल टू क्या आ जाएगी, 5/13, तथा अभिलंब की दिक् वजह क्या आ जाएगी, तथा दिक् वजह वो आपके आ जाएगी 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिंदु P से इस रेखा पर डाले गए लंब का पाद ज्ञात करो और बिंदु P से इसकी दूरी भी ज्ञात करो। आपको ये मान लो कोई बिंदु P है यहाँ पे, जिसके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं 1 6 3। इस बिंदु P से रेखा पर डाले गए लंब, ये आपकी रेखा है, रेखा आपको दी हुई है x/1 y - 1/2 z - 2/3। इस बिंदु से इस रेखा पर डाला गया लंब, ये लंब डाला हुआ, इस लंब के निर्देशांक ज्ञात करने आपको, और फिर आपको क्या करनी है, इस बिंदु P से इस लंब की ये जो दूरी है ये भी ज्ञात करनी। मान लो इसके लंब के निर्देशांक मान लो L है, जिसके निर्देशांक मान लो बिंदु L पर लंब डाल। तो देखो बच्चों किस प्रकार से हल करेंगे इसको। आपको रेखा का समीकरण दिया हुआ है, रेखा का समीकरण x/1 y - 1/2 z - 2/3 इक्वल टू मैंने मान लिया लैम्बडा माना, ठीक है। अब देखो माना सरल रेखा 1 पर बिंदु P से डाला गया लंब
डाला गया लंब रेखा ए को एल बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है तब समीकरण 1 से x अपॉन 1 इक्वल टू लेमड़ा, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x अपॉन 1 किसके बराबर है, लेमड़ा। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, लेमड़ा। अब y माइनस 1 अपॉन 2 भी किसके बराबर है, लेमड़ा के, सॉरी y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लेमड़ा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 2 लेमड़ा, और y इक्वल टू क्या आएगा, 2 लेमड़ा प्लस 1, और z माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू किसके बराबर है, लेमड़ा के। यहाँ से z माइनस 2 बराबर क्या आएगा, 3 लेमड़ा, और z बराबर क्या आ जाएगा, 3 लेमड़ा प्लस 2। अतः लंब बिंदु L के व्यापक निर्देशांक, L के व्यापक निर्देशांक क्या आ जाएंगे आपके पास, लेमड़ा 2 लेमड़ा प्लस 1, 3 लेमड़ा प्लस 2, तथा PL सदिश, PL सदिश क्या हो जाएगा आपके, OL सदिश माइनस OP सदिश, प्रारंभिक बिंदु माइनस अंतिम बिंदु। तो PL सदिश बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर देखो OL L सदिश क्या बनेगा, लेमड़ा आई केप प्लस 2 लेमड़ा प्लस 1 जे केप प्लस 3 लेमड़ा प्लस 2 के केप माइनस OP सदिश क्या बन जाएगा, आई केप प्लस 6 जे केप प्लस 3 के केप। इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा PL सदिश इक्वल टू लेमड़ा आई केप प्लस 2 लेमड़ा प्लस 1 जे केप प्लस 3 लेमड़ा प्लस 2 के केप माइनस आई केप माइनस 6 जे केप माइनस 3 के केप। और हल करोगे तो PL सदिश बराबर आ जाएगा, यहाँ देखो आई केप के गुणकों, यहाँ पर देखो एक ये है एक ये है, दोनों में से लेमड़ा माइनस 1 आई केप कॉमन ले लिया, ये जे केप वाला और यहाँ पर ये जे केप वाला, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस में 2 लेमड़ा प्लस 1 माइनस 6 जे केप प्लस के केप वाले 3 लेमड़ा प्लस 2 माइनस 3 के केप। इसको हल करोगे तो PL सदिश इक्वल टू लेमड़ा माइनस 1 आई केप प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 लेमड़ा माइनस 5 जे केप प्लस 3 लेमड़ा माइनस 1 के केप। ये आपके पास क्या आ गया, PL सदिश। अब देखो, अब रेखा एक का समांतर सदिश, रेखा एक का समांतर सदिश, अगर मैं इस रेखा एक के समांतर सदिश की बात करूं तो इसका जो समांतर सदिश वो क्या क्या होगा, 1 आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप होगा नहीं होगा। समांतर सदिश B इक्वल टू मान लिया आपने आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप, ठीक है। यह आपके इस रेखा एक का समांतर सदिश है और ये PL सदिश है। स्पष्ट है कि PL सदिश तथा B सदिश परस्पर लंबवत होंगे। यहाँ पर देखो, ये रेखा एक है, इसका समांतर सदिश तो यही होगा, इस रेखा के समांतर होगा, और PL सदिश आपने ये निकाला। तो देखो स्पष्ट है कि PL सदिश और इस रेखा का जो B सदिश है वो परस्पर क्या है, लंबवत है। तब अदिश गुणन की परिभाषा से, तब अदिश गुणन से PL सदिश डॉट B सदिश इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा नहीं होगा। यहाँ आपके पास देखो PL सदिश क्या है, ये रहा लेमड़ा माइनस 1 आई केप प्लस 2 लेमड़ा माइनस 5 जे केप प्लस 3 लेमड़ा माइनस 1 के केप, और इसके अदिश गुणन में क्या है, B सदिश। B सदिश क्या है, ये रहा आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप, और इक्वल टू है 0।
अब देखो अदिश गुणन में आई कैप के साथ गुणा होगा तो लैम्बडा माइनस 1 आई कैप से 1 हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा लैम्बडा माइनस 1 और 2 लैम्बडा माइनस 5 गुणा होगा 2 से, प्लस में 2 से गुणा हो जाएगा 2 लैम्बडा माइनस 5 और जे कैप से 1 प्लस 3 गुणा हो जाएगा 3 लैम्बडा माइनस 1 और के कैप से 1। इसको हल करोगे तो लैम्बडा माइनस 1 प्लस 4 लैम्बडा माइनस 10 प्लस 9 लैम्बडा माइनस 3 इक्वल टू 0। और हल करोगे तो यहाँ देखो 4 लैम्बडा और ये लैम्बडा 10 और 14, लैम्बडा कितना जाएंगे 14 लैम्बडा और यहाँ कितना बचेगा 10 माइनस का और माइनस का 1 11 माइनस का 3 माइनस का 14 इक्वल टू 0। यहाँ से 14 लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा 14 और लैम्बडा इक्वल टू क्या आएगा 14/14 और इसको हल करोगे तो लैम्बडा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। आपके पास लैम्बडा का मान क्या आ गया 1। ये लैम्बडा का मान आप कहाँ रखोगे इस एल के व्यापक निर्देशांक में, तो आपके पास क्या आ जाएंगे इस लंबपात के निर्देशांक आएंगे इतने आएंगे। तो ये एक बार नोट करो आप। अब देखो एल के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, अतः एल के निर्देशांक हो जाएंगे आपके, देखो लैम्बडा का मान क्या है 1 और यहाँ रखोगे तो 2 लैम्बडा की जगह 1 प्लस 1 और 3 1 प्लस 2। एल के निर्देशांक आ जाएंगे 1 3 और 5। ठीक है, अब ये एल के निर्देशांक आ गए आपके पास 1 3 5 और पी के निर्देशांक आपके पास है। अब आपको ज्ञात क्या करनी है बिंदु पी से इसकी दूरी। यहाँ पर पी के निर्देशांक है एल के निर्देशांक है तो पी एल आप निकाल सकते हो दूरी सूत्र से। इसलिए बिंदु पी से लंबपात एल, बिंदु पी से लंबपात एल तक दूरी पी एल बराबर क्या आ जाएगा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर दूरी सूत्र से। ठीक है, तो पी एल इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 क्या 1 x1 क्या 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या 3 और y1 क्या 6 तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 5 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास देखो पी एल इक्वल टू 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर 0 प्लस यहाँ देखो 3 माइनस 6 माइनस का 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4। तो पी एल इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 13। ये आपके पास क्या आ जाएगी इन दोनों के बीच की दूरी और ये आपके पास बिंदु पी के लंबपात एल के निर्देशांक। इसको अच्छे से नोट कर ले, अच्छा क्वेश्चन है।